नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स पर। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम की फ़िज़िक्स मैकेनिक्स की। तो सबसे पहले हम हमारी पहली यूनिट करेंगे और इसका हम आपको सिलेबस बता देते हैं एक बार क्या कुछ है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट यूनिट। इसमें हमारे पास क्या आता है, पहला टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सिंगल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा पहला टॉपिक होगा मैकेनिक्स ऑफ सिंगल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसमें दो केस होंगे हमारे, एक तो सिंगल पार्टिकल के लिए, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो पहला मैकेनिक्स होगा हमारे सिंगल पार्टिकल के लिए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। दूसरा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हमारे कंजर्वेशन के लॉ है ना, तो उसमें हमारा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, मैकेनिकल एनर्जी आ गया और सेंटर ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए। तो ये हमारे हैं सिंगल पार्टिकल के लिए है और हमारे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का और डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे जो टॉपिक है ना मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी हमारे जो उसका केस होता है सिस्टम पार्टिकल्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा सेंटर ऑफ मास का भी, और हमारे कंस्टेंट मोशन की डेफिनेशन वगैरह आती हैं तीन चार नंबर में। और इसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी हमारे 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये हमारा होगा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहली यूनिट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मैकेनिक्स होती क्या है, मैकेनिक्स क्या होती है, जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये हमारे मेन टॉपिक है। वैसे पूरी बुक है ये, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही निशान लगा रखे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, ये इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द फिजिकल साइंस। तो हमारी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस है, ठीक है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमारे क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किससे डील करती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से डील करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिक्स का, सिंपली क्या होता है, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से डील करती है। इसके बाद आती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। ये हमारी मैकेनिक्स होगी, इसमें हमारी आती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स इज जनरली यूज टू स्टडी द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो मैंने पढ़ा था कि हमारी मैकेनिक्स क्या होती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है, डील करती है। तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा, ये हमारी एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है जो डील करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर नाइदर टू स्मॉल और नॉर टू बिग, ठीक है। तो हमारी क्या हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन से डील करती है और उन ऑब्जेक्ट से करते हैं जो ज़्यादा कुछ बड़े नहीं होते और ना कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स इज जनरली यूज्ड टू स्टडी द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स which is related to the description of motion of those objects which are neither too big nor too small, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला हमारा है क्या है, स्टैटिक्स है, दूसरा हमारा पार्टिकल डायनेमिक्स है और तीसरा हमारा पार्टिकल काइनेमेटिक्स है। तो नाम से आपको पता चला, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट के ऊपर, डायनेमिक मतलब मोशन में, और काइनेटिक भी मोशन में होता है, ठीक है। वैसे इसको नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टैटिक्स क्या होता है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये हमारी क्या होती है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है जो किससे डील करती है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक्स होती है। इसमें क्या होता है, इट डील्स विद फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग इन नो मोशन ऑफ द सिस्टम देयर बाय शोविंग दैट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमारे किसके साथ डील करता है, ये हमारा फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है, जहाँ पर हमारा कोई भी मोशन नहीं होता सिस्टम में। देयर बाय शोइंग दैट देयर इज़ नो नेट फोर्स देयर इज़ नो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमारा कोई भी मोशन नहीं है तो हमारा फोर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा स्टैटिक्स हो गया। इसके बाद आता है हमारा पार्टिकल डायनेमिक्स। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन बाय टेकिंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। तो ये हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, काज ऑफ मोशन को लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल डायनेमिक्स हमारा क्या हो गया, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन बाय टेकिंग इनटू द काज ऑफ मोशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इन्हें क्या बताया, द फोर्स इज़ द काज ऑफ मोशन। यदि हमारा फोर्स है वो काज ऑफ द मोशन है
तो हमारा क्या होगा, स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स इज़ मोर और लेस देन स्टडी ऑफ फोर्स। तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल डायनेमिक्स है वो मोर या लेस देन होगा स्टडी ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकल डायनेमिक्स हो गया। इसके बाद आता है पार्टिकल काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। तो उसमें हमने क्या कर रखा था, कॉज ऑफ मोशन ले रखा था स्टडी ऑफ मोशन में, और इसमें हम क्या करेंगे, ये विदाउट टेकिंग द अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आगे हमारा क्या है, हेयर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो ये प्राइड लाइन है, इट गिव ओनली द जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो हमारा क्या देता है, ओनली हमारा जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन देता है मोशन की, सच एज गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज एंड केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए क्लासिकल मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स, पार्टिकल डायनेमिक्स एंड पार्टिकल काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है। पार्टिकल डायनेमिक्स में किसके साथ डील करते हैं, हमारा स्टडी ऑफ मोशन विद टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम क्या करते हैं, विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे 3 हो गए। इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए केस हमारा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m along the path PQ and let the particle be at point P have position vector R with respect to origin। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कोई भी सिस्टम पार्टिकल ले लिया, उसमें हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट P है, मतलब पार्टिकल का मोशन मान लिया, और उसका मास क्या है हमारे पास m है, और किस PQ के अलोंग वो मूव कर रहा है, ठीक है। कंसीडर द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास अलोंग पाथ है पी के अलोंग मूव कर रहा है, और उसका पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। देयरफॉर इट्स इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई। तो इसने क्या बता दिया, हमारे पास इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी होती है, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट होती है, और पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, आर है। तो हमारे लिए लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, v/dt हो गई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंसीडर मोशन ऑफ पार्टिकल ले लिया, वो हमारा p है, उसकी पोजिशन कोऑर्डिनेट r है, और p क्या के लिए वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ले ली लीनियर वेलोसिटी ले ली, और वो क्या होती है हमारी v/dt होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट होती है। आगे हमने क्या किया, इफ़ यू कंसीडर दैट द पार्टिकल्स मूव ऑन द पाथ PQ। तो इसने क्या ले लिया, हमारा पार्टिकल है PQ के अलोंग मूव कर रहा है फ्रॉम पोजिशन A to B हैविंग पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इन्हें क्या बताया था, हमने क्या कर लिया, पार्टिकल मूव करा PQ के अलोंग, और उसमें हमारा पॉइंट क्या A to B जा रहा है, और उनका पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है, R1 और R2 हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल R इजिकल टू R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है, स्मॉल वेलोसिटी होती है स्मॉल पार्टिकल की, ठीक है। तो वो क्या हो गई, v इजिकल टू डेल R बाई डेल T, लिमिट ने डेल T ले ली, टेंस टू 0 ले ली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, v इजिकल टू dr/dt कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं इनमें। इसके बाद इन्हें क्या बताया है, डायरेक्शन ऑफ v इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट ए। तो हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट है पाथ ए के, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्या बताया है, हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी। तो इसने क्या बताया, हमारा लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। v/dt में हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और मोमेंटम हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इन्हें, द मैकेनिक्स ऑफ सच ए पार्टिकल कैन बी डील विद द न्यूटन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसने क्या बताया, हमारा मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल किससे डील करेगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से करेगा। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है फोर्स के, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, F इजिकल टू dp/dt कर दिया। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। इसमें P हमारा क्या है, मोमेंटम है पार्टिकल का, और F हमारा क्या है, फोर्स है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कर दिया,
इक्वेशन 1.2 को हमारे 1.3 में यूज़ कर लिया। तो हमारी इक्वेशन 1.2 क्या थी, मोमेंटम था। मोमेंटम को हमने सेकंड लॉ में पुट कर दिया। तो सेकंड लॉ हमारा क्या था, F इजिकल टू dp/dt होता है। तो P हमने क्या कर दिया, मास इंटू वेलोसिटी पुट कर दिया, और M हमने एक बार आगे ले लिया, m dv/dt हो गया। ये हमारे होगी 1.4 इक्वेशन। और dv/dt हमारा क्या होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन होता है तो हमने क्या कर दिया, A इजिकल टू dv/dt हो गया। ये वेलोसिटी का हम क्या कर सकते हैं, dr/dt लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। ये देखो बाहर भी d/dt है, भीतर भी d/dt है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा इसका। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, d²r/dt² हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, A की वैल्यू पुट कर दी 1.4 में। ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या होता है, m dv/dt होता है। dv/dt का हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन लिखते हैं, और एक्सीलरेशन को हम क्या कर सकते हैं, m d²r/dt² लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया ये हमारा। और इससे हमारे क्या डेफिनेशन ऑफ फोर्स पता चलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। ये हमारा फोर्स हो गया, ये मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बता सकते हैं हम इससे। ठीक है। तो इक्वेशन 1.5 और 1.6 से हम क्या बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और अज्यूमिंग दैट एफ डज नॉट डिपेंड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हमारा फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल के लिए। उससे पहले हमने क्या किया था, मैकेनिक्स पढ़ लिया था इसका बेसिक कुछ। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कर लेते हैं हमारा टाइप ऑफ फोर्स कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल पार्टिकल में ले या मैकेनिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लेता, तो हमारे होते हैं 3 प्रकार के फोर्स। तो हमारी फोर्स क्या हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, और हमारा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ठीक है, हमारे टाइप ऑफ फोर्स कितने प्रकार के हो गए जो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक सिंगल पार्टिकल में। और सिस्टम पार्टिकल के लिए हमारे 3 प्रकार की फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और हमारा सेंट्रल फोर्स। ठीक है। तो पहला हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, हमारा वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर, एंड नॉट ऑन दी पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है पार्टिकल के बस। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो इसने भी बताया है कि हमारा वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है यदि हमारा वर्क डन है कोई फोर्स गिवन फोर्स का इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो हम काम करते हैं किसी फोर्स के द्वारा एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। तो हमारा क्या करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है पार्टिकल के, और एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इफ़ द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आइदर वाया पॉइंट सी आइदर वाया पॉइंट डी देन द वर्क डन इज सेम इन दी बोथ केस। इसने क्या बताया है, हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी के ऊपर जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और इसने 2 पाथ के लॉन्ग मूव किया है, पाथ ए के और पाथ सेकंड के। ठीक है, 1 और 2 के, पाथ 1 के लॉन्ग सी में, पाथ 2 के लॉन्ग डी में। ठीक है। तो इसमें इसने क्या बताया, इसमें हमारा वर्क डन होगा, दोनों केसों में हमारा क्या होगा, सेम होगा बोथ केस में। ठीक है। तो हमने मान लिया WAB हमारा क्या वर्क डन हो गया, A to B मतलब A से B तक जा रहा है, तो हमारा इंटीग्रल होगा A to B FDS। F हमारा फोर्स होगा, D से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये हमारा लॉन्ग दी पाथ 1 है। इसी तरह हमारा पाथ लॉन्ग सेकंड का लॉन्ग हो जाएगा A to B FDS। तो ये हमारे दोनों सेम होती हैं, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1.7 फॉर ए क्लोज्ड पाथ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद ईच अदर। तो इसने क्या बताया है, क्लोज पाथ के लिए हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड कर जाते हैं एक दूसरे को। देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड सच ए पाथ विल बी 0। तो हमारा वर्क डन होगा ना कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा
अराउंड क्लोज पाथ वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्स अंडर क्लोज पाथ FDS हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके अलॉन्ग इस ऊपर पढ़ा था मैं इसके अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाते हैं, और हमारा वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में अराउंड द क्लोज पाथ वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, FDS = 0। ये हमारा क्लोज पाथ का निशान है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बताया, हमारे एग्जाम्पल बताए हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। तो हमारा क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो इसके बाद इन्हें क्या कर दिया, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स F। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट क्रॉस F हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये इसकी कंडीशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो इसको हम क्या करें, प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, वी नो दैट कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसने क्या बताया, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लोज पाथ FDS होता है हमारा 0 होता है, ये मैंने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ओवर द क्लोज पाथ FDR = सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस F × DS। तो ये हमारे क्या है, स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसका सिंपल यूज कर लेते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था हमारा अंडर द क्लोज पाथ FDR हमारा क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है ना, तो ये हमारा 0 हो गया, तो हमारी खाली टर्म बच गई ये सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस F DS = 0। तो और सभी टर्म इस साइड आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमारा डेल क्रॉस F हमारा 0 आ गया। और ये हमारी होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। इसके बाद आता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या होता है, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल while moving from one point to another depend only on the path followed in the particle। तो इसने क्या बताया, जो हमारा वर्क डन होता है गिवन फोर्स के द्वारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, केवल। तो ये हमारा होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वो फोर्स होता है जिसमें हमारा वर्क डन होता है किसी फोर्स के द्वारा एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आगे क्या होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए क्लोज पाथ इज नॉट 0। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है, एक पार्टिकल को दूसरे पॉइंट से ले जाने के लिए वो होता है हमारा 0 होता है। लेकिन इसमें हमारा 0 नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा क्या हो गया, ओवर द क्लोज पाथ FDS > 0 हो गया। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स हो गई। तो ये हमारा आ गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इससे पहले हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स हमारा क्या होता है, ए फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो ये हमारा क्या होता है, वो फोर्स होता है जो हमारा किसी फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड whose magnitude is always a function of distance measured from given point is called central force। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है डिस्टेंस का और मेजर फ्रॉम गिवन पॉइंट। ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स हमारा क्या होगा, वो फोर्स होता है जो फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम होता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, मेजर्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट। तो हमारा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स हो गया। इसको हम आगे प्रूव करके भी बताएंगे। इफ़ द गिवन पॉइंट से ओ, हमारा पॉइंट ओ क्या होगा, ओरिजिन है, देन द सेंट्रल फोर्स F में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो हम सेंट्रल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F = F × R, और यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया है इसने, वेयर R kept = यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर R ऑफ पार्टिकल। ये हमारा ये बता दी थी ने, हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, FR × R यूनिट वेक्टर, और एक इसके अलॉन्ग है पोजीशन वेक्टर R के अलॉन्ग है। इफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन से पोटेंशियल V इज कंसिडर्ड एट इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R = R मॉडुलस फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, देन द कोरस्पेंडिंग फोर्स F = माइनस ग्रेडियंट V = माइनस ग्रेडियंट VR इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो इसने क्या बताया है
यदि हमको स्केलर फंक्शन मान लें, स्केलर पॉइंट फंक्शन मान ले, वो हमने मान लिया पोटेंशियल वी मान लिया, ठीक है। एंड इफ इट इज़ ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। हमने पीछे पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये हमारा फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, स्केलर फंक्शन मान लिया, पोटेंशियल मान लिया, और वो क्या हमारा फंक्शन है डिस्टेंस का, ठीक है। आर हमारा किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ आर हो गया किसी फिक्स पॉइंट से। तो हमारा फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल टू माइनस ग्रेडियंट वी इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट वी आर, ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स हो गया। तो फोर्स हमने लिख दिया माइनस ग्रेडियंट वी आर, ठीक है। इसको हम खोल सकते हैं ग्रेडियंट को, ये हमारा क्या होता है, करली बी अपॉन करली आर होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डी वी बाई डी आर में इसको चेंज कर लिया, और साथ में हमारा क्या यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर अपॉन में आर, ठीक है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर का निशान है, आर पोजीशन वेक्टर अपॉन में आर। तो हमने ये ऐसे लिख लिया, डी वी बाई डी आर हमारा क्या होता है, एफ आर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स आ गई, एफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर डॉट आर पोजीशन वेक्टर अपॉन में आर, ये हमारी सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आ गया आपका समझ में। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम होता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फंक्शन होता है डिस्टेंस का। ये हमारा सेंट्रल फोर्स हो गया। इसको हम किसी और रीजन से क्या मान सकते हैं, सेंट्रल फोर्स को एफ पोजीशन वेक्टर इजिकल टू एफ आर, आर कैप्ट हो गया। आर क्या हमारा यूनिट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, और हमने क्या कर दिया, एक स्केलर फंक्शन मान लिया वी, और वो क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो गया, फिजिकल माइनस ग्रेडियंट वी हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस ग्रेडियंट वी आर लिख सकते हैं। तो इसको हम देखो, ग्रेडियंट को हम करली वी अपॉन करली आर खोल सकते हैं, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट में लिखेंगे डी वी अपॉन डी आर, साथ में होना क्या है, पोजीशन वेक्टर आएगा। पोजीशन वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, आर पोजीशन वेक्टर अपॉन आर होता है। तो डी वी बाई डी आर हमारा एफ आर हो गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई, कॉन्टैक्ट सेंट्रल फोर्स की हमारी डेफिनेशन आ गई, ठीक है।